बूटा रांझा अपनी चमकती हुई कार चला रहा था और उसका मुलाजिम उसके बराबर में बैठा हुआ था। बूटा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो कार में सुनाई देने वाली मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। बूटा अपने गांव से निकलकर करीबी गांव की तरफ जा रहा था, जहां उसने कुछ अर्सा कब्ल 165 कनाल ज़रई जमीन खरीदी थी। बूटा ने कच्ची पगडंडी से गाड़ी उतारकर एक तंग सी सड़क पर चढ़ा दी। दोनों तरफ खेत लहलहा रहे थे और सड़क पर सन्नाटा था। बूटा ने सड़क पर आकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी कुछ आगे गई तो अचानक डगमगाने लगी। बूटा ने गाड़ी रोक दी। मुलाजिम नीचे उतरा और कार के टायर चेक करने लगा। साहब, टायर पंचर हो गया। ओहो, तो फौरन तब्दील किया यार। बस साहब, अभी करता हूँ। बूटा का मुलाजिम टायर तब्दील करने में मसरूफ हो गया और इस दौरान बूटा कार से बाहर निकलकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। जरा दूर तालाब पर परिंदे मंडला रहे थे। बूटा सड़क पर पैदल चलता हुआ तालाब की तरफ बढ़ा और फिर एक पत्थर पर बैठकर तालाब में कंकरियां फेंकने लगा। फिर उसने वहीं से मुलाजिम को आवाज दे डाली। हाँ साहब, हो गया, आ जाए। बूटा कार की तरफ लौट रहा था और उसका मुलाजिम टायर तब्दील करने का सामान कार में रख रहा था। बूटा ने एक बार फिर कार की रफ्तार बढ़ा दी और फिर जब कार एक मोड़ काटती हुई आगे बढ़ी तो बूटा ने अचानक कार रोक दी। सामने ही उसकी जमीन थी, लेकिन वहां तो मंजर ही कुछ और था। सलामत, ये क्या हो रहा है? अरे साहब, यही तो आपके रिश्तेदार हैं। मगर ये तो फसल पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, रोकने जाके भाई। गुजरावाला के इलाके वडाला चंपा का रिहायशी बूटा 16 बरस पहले इटली से वतन वापस लौटा था। बूटा 4 करोड़ रुपए की ज़रई अरज़ी खरीद कर उसे मुलाजिम सलामत की निगरानी में दे गया था, लेकिन वापस आने पर उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। आप भी देखिए। जमीन पर कब्जे की खबर सुनकर एक दिन बूटा ने अपने रिश्तेदार को फोन किया तो वो धौंस धमकियों पर उतर आया। मेरे माल को हड़प करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अबे ओए, चल अपना काम कर। हिम्मत है तो वापस ले ले अपनी जमीन। ठीक है, फिर मुझे कोई और ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अबे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। बूटा ने गुस्से में कॉल काट दी और करीबी दरख्त की छांव में बैठे अपने मुलाजिम सलामत की तरफ देखने लगा। चौधरी साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, थोड़े खतरनाक लोग हैं वो। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। इन जैसे मैंने बहुत देखे हैं। चला चले साहब। बूटा ने कब्जा माफिया के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही। ये है वो इलाका जहां बूटा और उसके मुलाजिम का घर था। मकानों के पीछे दूर तक खेत ही खेत थे और उनके दरमियान बूटा की जमीन थी जिस पर कब्जा हो चुका था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि बूटा इसी जगह से अपनी कार निकालकर सड़क की तरफ जा रहा था। बूटा का मुलाजिम सलामत उसके साथ था। बूटा का रुख वजीराबाद की तरफ था। बूटा की कार जब ढोंकी फाटक के पास पहुंची तो अचानक 2 गाड़ियों और 3 मोटरसाइकिलों ने बूटा की कार को घेरे में ले लिया। बूटा ने ये सूरत हाल देखी तो कार रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो सका। बूटा और उसके मुलाजिम ने जल्दी से कार के शीशे चढ़ाए और उन्हें अंदर से लॉक कर लिया। अब एक शख्स मोटरसाइकिल से उतरा और बूटा की कार का शीशा खटखटाने लगा। वो बूटा को कार से उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन बूटा ने कार से उतरने के बजाय एक्सीलरेटर पर पांव रख दिया। बूटा किसी तरह अपनी कार वहां से निकालने में कामयाब हो गया तो मुसल्लह अफराद उसका पीछा करने लगे और थोड़ी ही दूर पर मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों की मदद से बूटा की कार को घेर लिया। इससे पहले कि बूटा कोई और हिफाजती तदबीर इख्तियार करता, चारों तरफ से कार पर गोलियां बरसने लगी। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि एक एम्बुलेंस तेजी से सायरन बजाते हुए अस्पताल की तरफ जा रही थी। फायरिंग के नतीजे में बूटा शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन उसका मुलाजिम सलामत जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा था। सलामत के साथ बच्चे थे जो यतीम हो गए थे। इस खूनी वाक़े के बाद मकतूल सलामत के घर में सफ़े मातम बिछ गई। सलामत की बीवी और उसके बच्चे सहम कर रह गए थे।
मकतूल की बेवा इंसाफ के लिए फरियाद कर रही थी। उनका काम करते थे, उनका कोई किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। भुट्टो रांझे और उनका शबीर सैन से ज़मीन पर कोई झगड़ा था, बोला आपस में जालबों ने वो इसको राह में जो उनकी फाटक पर घेर लिया। 3 कार थी और 2-3 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना, बूटा तो जख्मी हो गया लेकिन मेरा हामिद उन्हें जरूर फानी कर चुका। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा उसके सिवा कुछ नहीं, ना कुछ हारा था, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये है वो कार जिस पर गोलियां बरसाई गई थीं। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने इस मामले पर मुबैना खामोशी इख्तियार कर रखी है और सलामत के कातिल आजादाना तौर पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये है मकतूल सलामत का भाई अमानत जो अपने भाई के गम में सोगवार था। बाहर दे विच ही गए ने, बाहर निकले ने, उन्होंने पै गया रौला कि सानू मारन आए। उत्थों निकलते कि धोनी की फाटक, उत्थों नकारण भाई फारम उन्होंने कर दी है। गोली पहली गोली लगी है, बूटे रांझे ने भी लगी ने, 6 गोलियां लगी ने। उत्थे ही मेरा मतलब अस्पताल जाते ही चंद सांस आने खत्म हो गया। पुलिस ने गुंडागर्दी के इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उमर भुट्टा और उसका मुलाजिम सलामत अली जा रहे थे घर से बडाला से वजीराबाद और धोनी के चौक फाटक के नज़दीक जो मुस्लिम पार्टी ने इन पे हमला किया, गाड़ी पे हमला किया फायरिंग, जिसमें मोहम्मद भुट्टा भी जख्मी हुआ और उसका मुलाजिम सलामत अली भी जख्मी हुआ। तो अस्पताल वजीराबाद पहले, फिर उसके बाद DHQ वजीरावाला ले जा रहा था कि रास्ते में सलामत अली अस्पताल को पहुँचने से पहले जमीन के मालिक जख्मी बूटा का कहना था कि उसके साथ ज्यादती की गई है। बूटा ने इंसाफ की अपील की थी। मेरे बच्चे भी उधर हैं और मैं भी उधर ही रहता हूँ और इधर मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले कुछ रकबा इकबाल बानो से ख़रीदा है। 165 कनाल और 13 मरले, और जिसका मेरे पास 9.5 एकड़ का मेरे पास कब्जा है। दूसरा जो कब्जा है वो एक जो है कब्जा ग्रुप माफिया उसके पास है, वो मुझे दे नहीं रहे। कभी मुझसे पैसे मांगते हैं, कभी मुझे डराते धमकाते और ये कहते हैं कि अगर इधर रहोगे हम तुम्हें मार देंगे। यहाँ वो डोनिकी के करीब पहुँचे हैं, उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी है। वो 2 गाड़ियों और 3 मोटरसाइकिलों पे थे और उन्होंने फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग कर दी है शुरू, जिसकी वजह से मुझे जो है वो 4 गोलियां लगी हैं, 2 टांगों पे और 2 पीछे कमर पे। और मेरा जो मुलाजिम था वो 15-18 साल से वो मेरे पास काम करता था। वो एक गरीब आदमी है, उसके 7 बच्चे हैं, वो भी यतीम हो गए हैं। वो रास्ते में जब हमें गोलियां लगी हैं वो जख्मों की ताब ना ला सका, तो वजीराबाद से हम गुजरावाला जा रहे थे एम्बुलेंस में, वो उधर ही बेचारा दम तोड़ गया। शब्बीर ने गुजरावाला में पेश आने वाले इस बदतरीन खूनी वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये गमज़दा औरत जिसका नाम आबिदा है, गुज़श्ता 13 बरस से इस तस्वीर को संभाले हुए है, क्योंकि इस तस्वीर में उसका वो बेटा मौजूद है जो सिर्फ 8 बरस की उम्र में अगवा कर लिया गया था। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी गमज़दा औरत को देखा है जिसके शौहर को 13 बरस पहले कत्ल और उसके कमसिन बेटे को अगवा कर लिया गया था। जरा तसव्वुर कीजिए
जिस औरत का शौहर सफ़ाकी से कत्ल कर दिया गया हो, उसका बेटा भी अचानक गायब कर दिया जाए तो उस औरत के दिल पर कैसी गुजर रही होगी। 13 बरस का अरसा कम नहीं होता। शौहर की मौत पर तो शायद उसकी बेवा ने सब्र कर लिया हो, लेकिन बेटे के बारे में उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो जिंदा भी है कि नहीं। उसे शौहर और बच्चे की तस्वीर देखकर हर लम्हा ये ख्याल आता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। गुज़श्ता 13 बरसों से आबदा अपने मासूम बच्चे का रास्ता देखती रहती है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। आबदा और उसकी बेटियों की आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। फैसलाबाद के इलाके थाना बटाला कॉलोनी की रिहायशी आबिदा अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक रोज आबिदा के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया और फिर उसका बच्चा भी अगवा कर लिया गया। आबिदा पर कयामत गुजर गई। वो बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार थी। कैसे में उसके देवरों ने मुद्दई बनकर भाई के कत्ल और भतीजे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शौहर के कत्ल और बेटे के लापता होने के बावजूद आबदा ने हिम्मत नहीं हारी थी और वो अपनी बेटियों को लिखाती पढ़ाती रही ताकि शायद इस तरह उसकी तवज्जो बढ़ जाए। मगर आबिदा का दुख इतना गहरा था कि उसकी आंखें हर वक्त नम रहती हैं। घर में बज़ाहिर तरतीब और आराइश नजर आती है, लेकिन दुख का बिखराव भी दरो दीवार से नुमाया है। देवरों ने भी मुबैना तौर पर कुछ अर्से अपनी भाभी की खबरगिरी की, फिर वो भी लाताल्लुक हो गए। एक देवर तो युगांडा जाकर बस गया था। अगरचे आबिदा के देवरों का आबिदा के शौहर से जायदाद और कारोबार पर झगड़ा रहता था, लेकिन आबिदा के शौहर के कत्ल के बाद जिस तरह देवरों ने मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज करवाया था और अपनी भाभी का दुख बांटने की कोशिश की थी, इससे आबिदा को कुछ इत्मीनान तो हुआ था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में देवरों की तरफ से फांस चुभी हुई। एक दिन आबिदा की हैरत की इंतहा न रही जब उसे पता चला कि उसके देवरों ने भाई के कत्ल का मुकदमा खत्म करवा दिया था। ये बड़ी अनहोनी सी बात थी। आबिदा तो पहले ही अपने बेटे के लापता होने के दुख से निढाल थी, अब खुद को और बेसहारा समझने लगी थी। आबिदा रोती तो उसकी बेटियां उसे तसल्लियां देने लगती। आबिदा की जिंदगी में 13 साल के बाद एक दिन ऐसा मोड़ आया कि वो बिलक उठी। उस पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ था कि जिसके बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिन देवरों को वो अपना हमदर्द समझ रही थी, वही उसके शौहर के कातिल थे। देवरों ने मुबैना तौर पर अपने भाई को जायदाद के तनाजे पर खामोशी से न सिर्फ कत्ल किया था, बल्कि एक देवर ने आबिदा के 8 साल बेटे को खामोशी से अगवा करके युगांडा ले गया था। आबिदा को जब अपने बेटे अरकम के जिंदा होने का पता चला तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। अब 13 साल बाद उसका बेटा 21 बरस का हो चुका है, मगर आबिदा के शौहर के मुबैना कातिल उसके देवर उसका बेटा वापस करने के लिए तैयार नहीं है। आबिदा पर क्या गुजर रही है ये खुद उसकी जबानी सुन लीजिए। 13 साल पहले मेरे मियाँ और बेटा दोनों ने अपने बड़े भाई के घर पैसे लेने जाते थे, तो उनके घर पैसे लेने गए तो उसने दूसरे भाइयों को घर बुला के सारे भाइयों ने मिलके उसको कत्ल करके लाश करके कि वो नहर में फेंक गए और मेरे बेटे 7 साल के बेटे को इन्होंने अगवा करके अपने पास रखा और आज तक दे नहीं रहे। फिर मैं जो कहती हूँ वो एक डेट मेरा जो मदई बन गया इकबाल, अब वो मदई बना हुआ है और वो उनसे पैसे ले लेके बस उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारे आपस में भाई मिले हुए। आबिदा अपने 21 साल बेटे की बाजियाबी के लिए जब पुलिस से मदद लेने के लिए पहुंची तो पुलिस ने मुबैना तौर पर मुल्जिमान से सुलह करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आबिदा ने सुलह करने से इनकार किया तो उसकी बेटियों को मुबैना तौर पर मुल्जिमान की जानिब से अगवा करने की मुबैना धमकियां दी जाती रहीं, जिस पर आबिदा ने अपनी रिहाइश गाह भी तब्दील कर दी। आबिदा की दुख भरी दास्तान एक बार फिर सुन लीजिए। मैं थाने जाती हूँ, वो मेरी सुनते ही नहीं है पुलिस वाले। वो अखबार की सुनते हैं, अखबार उनको पैसे दे दे के अपनी तरफ खींचता, उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। शब्बीर का कहना है कि ये कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है कि एक बेवा और बेसहारा की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं है जो उसके बेटे को बाजियाब करवा सके। एक दुखी और बेसहारा माँ ने पुलिस से उम्मीदें वाबस्ता की थीं, लेकिन वहाँ भी उसे मायूसी हुई। शब्बीर ने मुतालबा किया है आबिदा के गुमशुदा बेटे को फौरी तौर पर बाजियाब करवा के माँ के हवाले किया जाए और आबिदा के शौहर के कातिलों और बेटे के अगवाकारों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो इबरत का निशान बन सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कब्र और कब्रिस्तान किसने नहीं देखा। हर तरफ मट्टी के ढेर और उनके नीचे मरने वालों की लाशें।
लेकिन आप हैरत करेंगे कि कुछ कब्रें मिट्टी के बजाय लोहे से बनाई जाने लगी हैं। ऐसे ही एक कब्र दरियाफ्त हुई है हैदराबाद में। इस कब्र में लाशों के बजाय जिंदा लाशों को दफनाया गया था। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। हैदराबाद रेलवे ट्रैक के साथ कुछ ऐसी पटरियां भी हैं जिनसे अब कोई ट्रेन नहीं गुजरती। जब ट्रेन ही नहीं चलती तो रेलवे वर्कशॉप से मुत्तसिल ये इलाका खिड़की से झांकते मुसाफिरों की हैरत और खुशी से भी महरूम है। और न जाने कब से इस इलाके से कभी कोई भूला भटका गुजरे तो उसे सेम थोर के पानी से गुजरना पड़ता है। नाकारा रेलवे ट्रैक के अतराफ दूर तक सब्जा और झाड़ियां नजर आती हैं, जिनके नीचे सेम थोर, बारिश और गटर का पानी जमा होता रहता है। फिर इस काईज़दा पानी में मच्छर, मक्खियां और कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और इस इलाके में इंसानी जिंदगी के तसव्वुर को मुहाल बना देते हैं। कभी कोई बोगी वर्कशॉप में दाखिल होती है तो इलाके में जिंदगी के आसार पैदा हो जाते हैं। शब्बीर ने कुछ मासूम बच्चों को नंगे पांव रेलवे ट्रैक के साथ फैले हुए सेम थोर के पानी से उछलते कूदते गुजरते देखा है। शब्बीर ने देखा कि बच्चों के हाथों में प्लास्टिक की बोतलें थी, जिनमें वो नजदीकी आबादी से पीने का पानी भर कर ला रहे थे। शब्बीर ने इन बच्चों का पीछा किया तो वो नाकारा रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक अलग थलग बोगी की तरफ जाते दिखाई दिए। बोगी के दरवाजे पर मैली सी चादर का पर्दा पड़ा था और बोगी के सहारे जमीन पर फटी पुरानी बोसीदा चादरों और टाट की मदद से छोटा सा खेमा दिखाई दिया। तब शब्बीर को पता चला कि ये फरीद नामी एक शख्स का ठिकाना था, जो अपनी बीवी, 6 बच्चों, एक कुत्ते और कुछ बिल्लियों के साथ वहाँ रहता था। फरीद नामी शख्स के बारे में शब्बीर को सबसे पहली बात जो मालूम हुई वो ये कि वो इसी मुल्क का शहरी होने के अलावा हमारी और आपकी तरह इंसान भी है, सोता जागता और सांस भी लेता है। ये मालूम होने के बाद कि फरीद इंसान था, शब्बीर को ये सोचने और मालूम करने में हरगिज देर नहीं लगी कि उसे भी वैसे ही भूख लगती होगी जैसे हमें और आपको। उसके बच्चे भी खाना न मिलने पर हमारे बच्चों की तरह जिद करते होंगे, रोते होंगे। मगर शब्बीर को ये देखकर हैरत हुई कि फरीद के छोटे छोटे बच्चों ने इतनी कम उम्री में सब्र करना सीख लिया था। शब्बीर को इन बच्चों के सब्र का अंदाजा उस वक्त हुआ जब शब्बीर लोहे से बनी उस कब्र में दाखिल हुआ जिसमें रोशनदान या खिड़की का कोई तसव्वुर नहीं था। बस एक दरवाजा था जिसके जरिए दिन भर सूरज की रोशनी और रात को मच्छरों मक्खियों की यूरिश होती रहती है। इसी दरवाजे से फरीद और उसके बच्चों की आमदो रफ्त भी जारी रहती है। लोहे की इस कब्र में जो दरअसल माल गाड़ी की एक नाकाबिले इस्तेमाल बोगी थी, उसमें फर्श पर बोसीदा रली बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा बनाया गया था, कुछ लिहाफ और चादरें और 2-4 बर्तन भी लोहे की इस कब्र का असासा थे। फरीद गुर्बत की लकीर के नीचे पता नहीं कितनी गहराई में जिंदगी गुजार रहा है। शायद वहाँ जहाँ शदीद दबाव और गर्मी से बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलती रहती हैं और फिर जमीन का सीना चीर के लावे की शक्ल में बहने लगती हैं। फरीद कराची में प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, खूब कमाता था, बच्चों की किफालत के साथ बहनों और भाइयों की मदद भी किया करता था। लेकिन फिर कराची में हालात नामुवाफिक हुए तो वो बीवी बच्चों को लेकर हैदराबाद आ गया और एक फैक्ट्री में मुलाजमत हासिल कर ली। शब्बीर ने देखा था कि एक दिन फरीद हैदराबाद की कच्ची बस्ती में एक किराए के मकान से सुबह सवेरे निकल कर कहीं जा रहा था। वो दूर तक जल्दी जल्दी पैदल चलता रहा। फिर वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां बहुत सी फैक्ट्रियां और कारखाने थे। फरीद एक कारखाने में दाखिल हुआ और फिर एक ऐसी वर्कशॉप में पहुंच गया जहां आग पर लोहा पिघलाया जा रहा था। फरीद ने कारखाने के एक हिस्से में जाकर कपड़े तब्दील किए और जब वो बाहर निकला, लोहे की सलाखें गर्म होती हुई उसकी तरफ आईं तो वो भारी हथौड़े से उन्हें कूटने लगता था। लोहा कूटते कूटते उसके हाथ छल हो जाते तो वो एक लम्हे के लिए सांस दुरुस्त करने लगता और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता। फरीद दोपहर तक मशक्कत करता रहा और फिर शब्बीर ने देखा कि खाने का वक्फा हो गया था। फरीद ने दूसरे मजदूरों के साथ काम छोड़ा और अपने साथी मजदूर के साथ फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक अवामी ढाबे पर पहुंच गया, जहां 4-4 मजदूर दाल या सब्जी की एक प्लेट में खाना खा रहे थे। फरीद ने मेज पर रखे जग से एक गिलास में पानी उंडेला और फिर मुंह पर छींटा मारने और हाथ धोने के बाद अपने साथी के साथ एक बेंच पर बैठ गया। खाने का ऑर्डर देने से पहले ही बैरे ने दाल की एक प्लेट और तंदूर की रोटियां उनके सामने रख दी थीं।
क्योंकि बैरा फरीद और उसके साथी से वाकिफ था। फरीद ने जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डालना चाहा, उसके हाथ रुक गए। शदीद भूख के बावजूद उसे अपनी बच्ची याद आ गई थी, जिसके लिए घर में दूध तक नहीं था। साथी ने फरीद को गुमसुम देखकर टोका तो फरीद ने अपना दुख छुपाते हुए निवाला मुंह में रख लिया। 2-4 निवाले खाने के बाद फरीद ने खाने से हाथ खींच लिया और पेट के दर्द का बहाना बना दिया। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर साथी के हवाले किए और साथी को खाना खाता छोड़कर वहां से चला आया। कराची से हैदराबाद आकर भी फरीद के हालात नहीं संभल सके। हालांकि वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मगर किराए का मकान जरिया भी खत्म हो गया। एक खौफनाक हादसे में उसके एक हाथ की उंगलियां काम करने और बोझ उठाने से कासिर हो गईं। हुआ ये था कि उस दिन फरीद एक मशीन पर काम कर रहा था कि अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। साथियों ने उसे उठाया और फिर शब्बीर ने देखा कि कुछ ही देर बाद करीबी अस्पताल ले जाया जा रहा था। फरीद का हाथ नाकारा होने के बाद एक वक्त की रूखी सूखी के भी लाले पड़ गए और अब घर का सारा बोझ फरीद के कमसिन बेटे पर पड़ गया। नौकरी तो उसे कौन देता। इस कमसिन बच्चे ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि सख्त गर्मी धूप में फरीद का कमसिन बच्चा एक जग और मैला सा गिलास लिए लोगों को पानी पिला रहा था। दिन भर की सख्त मेहनत मशक्कत के बाद जब फरीद के बेटे ने रेज़गारी गिनी तो वो 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं थी। शाम हो रही थी। फरीद का बेटा करीबी दुकान पर गया, दुकानदार को रेज़गारी देकर उसके बदले नोट ले लिए। फिर उसने करीबी ढाबे से 3 रोटियां खरीदी और लोहे की बनी हुई कब्र यानी उस बोगी की तरफ रवाना हो गया, जिसमें उसकी माँ और भाई बहन उसका इंतजार कर रहे थे। माना कि इंसान में हिम्मत की कमी नहीं, मगर खाली पेट इंसान कब तक सब्र कर सकता है। शब्बीर फरीद के ठिकाने पर पहुंचा तो उसका दिल भर आया। फरीद की बीवी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। बोगी में जो 2-4 बर्तन थे उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि फरीद की बीवी मजबूरी के बावजूद एक सलीकामंद औरत थी, मगर सलीके से क्या होता है। उसके बच्चे ना तो पढ़ लिख सके और ना ही किसी अच्छे वक्त की उम्मीद थी। शब्बीर का कहना है कि फरीद जैसे कितने ही लोग हैं जो जिंदगी की हर सहूलत से महरूम हैं, छोटी छोटी जरूरत के लिए तड़पते रहते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए जिंदगी की आसाइशें हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। शब्बीर ने साहिब हैसियत लोगों से अपील की है कि फरीद की मदद की जाए, उसे कोई ठिकाना फराहम किया जाए, उसके बच्चों को तालीम दिलवाई जाए ताकि ये भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसको उसके ससुराल वाले इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय एक आमिल के पास ले गए। फजीलत घर में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका सर चकरा गया। वो जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगी और फिर बेहोश हो गई। फजीलत की सास अपनी बहू को आवाज देती हुई जब बरामदे में पहुंची तो बहू को बेहोश देखकर हैरान रह गई। सास ने जमीन पर बैठकर बहू के माथे से पसीना पोंछा और घर में मौजूद लोगों को मदद के लिए आवाज देने लगी। फजीलत का जवान भांजा शहबाज घर में मौजूद था। वो दौड़ा हुआ बरामदे में आया और फजीलत की सास के साथ मिलकर फजीलत को होश में लाने की कोशिश करने लगा। फजीलत के हाथ पांव अकड़े हुए थे। फजीलत का भांजा दौड़कर पानी का गिलास ले आया और फजीलत पर पानी का छिड़काव करने लगा। सास फजीलत को होश में लाने के लिए हिलाती जुलाती रही। थोड़ी सी देर में फजीलत होश में आ गई और वो सहारा लेकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। बेटा क्या हुआ था? बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। कितनी बार तुम्हें मना किया है ना, आंगन में दरख्त के नीचे मत सोया करो, जिन भूत का साया लग जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। शहबाज बेटा, जा तू कुंदन अंडी को बुला ला। जी इससे दम दरूद करवाऊंगी इसे। बहुत पहुंची हुई खातून है वो। फजीलत उर्फ जीनत लाहौर की रिहायशी थी और कुछ अरसे कबल शादी करके फैसलाबाद अपनी ससुराल में मुंतकिल हुई थी।
फजीलत को दौरे पड़ते थे, जिस पर उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सिर्फ झाड़ फूंक से ही काम चलाते थे। इलाज ना होने की वजह से फजीलत की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसे जब भी दौरे पड़ते तो वो ऑल फॉल बकने लगती, जिस पर उसके ससुराल वालों को यकीन हो गया था कि फजीलत पर वाकई किसी जिन ने कब्जा कर लिया। रात का वक्त था। फजीलत का भांजा शहबाज फजीलत के कमरे से आने वाले अचानक खौफनाक शोर और आवाजें सुनकर चौंक गया। वो नंगे पांव कमरे से भागा और फजीलत के कमरे तक पहुंच गया। कमरे में अंधेरा था और फजीलत के पुरस्रार कहकहे गूंज रहे थे। शहबाज ने लाइट का बटन ऑन किया तो कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं और फजीलत खामोशी से गर्दन झुकाकर इस तरह गोल गोल चक्कर काट रही थी जैसे कोहलू का कोई बैल हो। खाला, 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 खाला क्या हुआ तुमको? चला जाए यहाँ से तुम, वरना वो तेरा खून पी जाएगा। कौन खाला? बताओ मुझे खाला। खाला कौन? चलो यहाँ से। फजीलत हमला आवर होने के से अंदाज में शहबाज की तरफ बढ़ी, लेकिन शहबाज शदीद खौफ के आलम में दरवाजे से बाहर निकल गया। शहबाज के निकलते ही फजीलत ने दरवाजा बंद करके फिर ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। शहबाज फजीलत की सास को सूरत हाल बताने के बाद जल्दी से घर से बाहर निकल गया। शहबाज ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फिर तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक घर के सामने जाकर रुक गया। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद उसने एक दरवाजे पर पैल दी। मुलाजिम शहबाज को घर के अंदर ले गया, जहां एक आमिल मोमबत्तियां रोशन किए हुए झाड़ फूंक के अमल में मसरूफ था। शहबाज सहमी हुई हालत में आमिल के सामने बैठ गया। थोड़ी देर में आमिल शहबाज से मुखातिब हुआ तो शहबाज ने अपनी खाला की सूरत हाल उसके सामने रख दी। तू इतनी रात में क्या करने आया बच्चा? बाबा जी, मेरी खाला को ना दौरा पड़ गया। क्या? उसे इधर ले आ। अच्छा बाबा जी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, मेरी खाला पर जिन ने कब्जा किया हुआ है और वो जिन मैं निकालूंगा। मैं। ठीक है बाबा जी, मैं लेकर तो। उसी रात शहबाज अपनी खाला को आमिल बाबा के पास ले गया। आमिल बाबा ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और बताया कि जिन निकालने में पूरी रात लगती है। शहबाज और फजीलत की सास दूसरे कमरे में मौजूद थे और अंदर वाले कमरे में आमिल बाबा फजीलत का जिन निकालने की कोशिश कर रहा था। फजीलत को उकड़ू बिठाया हुआ था और आमिल बाबा हर बार पानी पर कुछ फूंक कर वो पानी फजीलत के कान में डाल रहा था, जिससे फजीलत बीबी शदीद अजियत का शिकार थी। चुप्पी में दिले और उसे साफ से कह दे कान के जरिए बाहर आ जा, वरना सलाब में बहा दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ करो। उधर फजीलत की सास और उसका भांजा दूसरे कमरे में फजीलत की चीखें सुन रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत और अक्ल नहीं थी कि वो आमिल बाबा का हाथ रोक सकते। अरे बेटा, जहाँ जाके आलिम साहब से पूछ जिन निकला या नहीं निकला, कहीं मेरी बहू आज मरी ना जाए। अम्मा जी, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, सारा शहर जानता है उन्हें। आप फिक्र मत करें, खाला ठीक हो जाएंगी। कान में मुसलसल पानी डालने की वजह से फजीलत बीबी नींद बेहोशी की हालत में फर्श पर गिर गई थी और अब तो आमिल ने एक मोटा सा डंडा भी उठा लिया था। पुलिस का कहना यह है कि जाली आमिलों के हाथों भेंट चढ़ने का यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी फैसलाबाद के इलाके में एक जाली आमिल ने 70 साल बुजुर्ग का जिन उतारने के लिए उन्हें गर्म तेल में खड़ा कर दिया था, जिससे वो हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके समंदरी में एक जाली आमिल के खिलाफ एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा भी दर्ज हुआ हुआ है और पुलिस को शक है कि शायद फजीलत के साथ भी वही कुछ ना हुआ। आए आए, मार दिया मेरे
कराची को। कोई है जो मेरी मदद को आए। शहबाज, ये तूने क्या किया? कहाँ ले आया था मेरी बहू को? फजीलत को अस्पताल ले जाया गया था। वो 2 दिन अस्पताल में रही और तीसरे दिन जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गई। डॉक्टरों के मुताबिक फजीलत की मौत दिमाग की शरियाने फटने से वाक़ हुई थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके जाली आमिल और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया था। ये हैं फजीलत के घर वाले, जिनका दुख बटाने वाला कोई नहीं था। शब्बीर ने मुल्क के चप्पे चप्पे में जाली आमिलों की भरमार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जाली आमिलों और बाबाओं के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर क्रैक डाउन करना चाहिए, ताकि सादा लो अवाम को इनसे छुटकारा मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।